चुनावी दौर और चुनावी माहौल में आपने राजनेताओं को खूब सुना। इस चुनावी दौर में नेताओं ने बड़े बड़े दावे और वादे किए और अब फाइनली जब 5 राज्यों में वोटिंग पूरी हो चुकी है तो एग्जिट पोल के नतीजे किस तरफ इशारा कर रहे हैं। कहां बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, कहां कांग्रेस के लिए खुशखबरी आ रही है, कहां क्षेत्रीय पार्टियों ने बाजी मार ली है और कहां कहां है कांटे की टक्कर। ये सब कुछ आप तक इंडिया न्यूज ने कल शाम 5 बजे से लगातार पहुंचाया है और अब उस पर एनालिसिस करने का वक्त है। चूंकि 5 राज्यों में जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में वोटिंग की 30 नवंबर अब की वो तारीख जब पूरी हो चुकी है, वोटों की गिनती अब 3 दिसंबर को होगी, जिसका इंतजार पूरे देश को है। उससे पहले 5 राज्यों में 8 प्रमुख न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी और अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। मिजोरम में हंग असेंबली के आसार है। इस लिहाज से 5 में से 2 राज्यों में बीजेपी, 2 में कांग्रेस की बढ़त बनती हुई दिख रही है, सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि कांटे का ये मुकाबला है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है और जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करते हुए इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एग्जिट पोल है, जगह जगह किया गया सर्वे है जो आपके सामने हमने रखा, लेकिन साथ ही साथ 3 दिसंबर जब रिजल्ट हम सबके सामने होंगे उसका इंतजार इन 5 राज्यों की जनता को ही नहीं है। जनता ही ये नहीं जानना चाहती कि हमने जिसे वोट दिया वो जीता या फिर किसकी सरकार बन रही है, हमारे मनपसंद कैंडिडेट पर जिस पर हमने भरोसा दिखाया क्या उसकी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। क्योंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव को कम वक्त बचा है और उससे ठीक पहले होने वाले ये विधानसभा चुनाव एक सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि फाइनल 2024 लोकसभा का चुनाव है। अब ऐसे में एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश की बात कर लें तो वहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है और यहां कांटे की टक्कर जो कि 2 मुख्य पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है, इन्हीं के बीच मानी जा रही है। अब एग्जिट पोल जो कि अलग अलग सर्वे कंपनियों की तरफ से हुए हैं, मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसकी तरफ से क्या कुछ आंकड़े रखे गए हैं। यहां पर एक्सेस माई इंडिया की तरफ से यह बताया गया है कि यहां पर बीजेपी को 106 से 116 की तरफ सीट मिलती हुई इशारा कर रही है, जबकि सीएनएक्स और पी मार्क के हिसाब से यहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आपके सामने ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, जहां पर एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में यहां बीजेपी को कहीं बढ़त तो कहीं कांटे की टक्कर मिलती हुई दिख रही है। आपको ये समझ आएगा कि यहां बीजेपी जहां पर पूरी ताकत झोंक चुकी थी, हालांकि कांग्रेस भी अपनी जीत के दावे करती रही, ऐसे में सीएनएक्स और पी मार्क के हिसाब से बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस की सीटें यहां पर कम सिमट गई हैं। इसी हिसाब से पोल स्ट्राट को देख लीजिए, पी मार्क को देख लीजिए, अलग अलग ये आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं। हालांकि 4 मुख्य आंकड़े हमारे सामने हमने रखे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर जो 4 आंकड़े हैं वो मुख्य तौर पर आपके सामने रखे हैं। 230 सीटें, इसमें किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगर मैं एक्सेस माई इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला होता हुआ आपको नजर आएगा और यहाँ पर इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार भी बन सकती है, कांग्रेस की भी बन सकती है। यहाँ कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिख रही है, जबकि यहाँ सीएनएक्स के हिसाब से बीजेपी को बढ़त है। इसी तरह अलग अलग सर्वे हैं, अलग अलग लोगों के बीच में जब पहुंचे तो सर्वे अलग अलग इशारा कर रहे हैं। अन्य पार्टियों को भी कुछ कुछ सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एग्जिट पोल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है और इसी कांटे की टक्कर में अगर हम देखें तो पोल स्टार्ट में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, जबकि सीएनएक्स और पी मार्क में बीजेपी को बढ़त होती हुई दिख रही है। यानी कि जो सर्वे हुआ है, एक तरफ बीजेपी की बढ़त की तरफ इशारा कर रहा है, एक तरफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी की भी सरकार बन सकती है, कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा 3 दिसंबर की तारीख को कि कहां पर थोड़ा सा मार्जिन से ऊपर चली जाती है पार्टी, ये कांग्रेस की होगी या फिर बीजेपी की होगी। अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है सर्वे में वो कांटे की टक्कर का ही सामने आया था और यही आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज भी जब ग्राउंड जीरो पर सर्वे करने के लिए पहुंचा था, लोगों से बात कर रहा था, तब भी इसी तरह के रुझान लोगों की तरफ से सामने आ रहे थे। अब एग्जिट पोल के जब रिजल्ट सामने आए हैं, ये जो अनुमान सामने आए हैं, इस पर शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं
जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। अपनी अपनी जीत का दावा यहाँ कांग्रेस ने भी कर दिया। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि भाई जीत तो हमारी हो रही है। इस सबके साथ ही छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सत्ता में बने रहने के संकेत मिल रहे हैं। कई सर्वे एजेंसियों में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पर स्पष्ट बहुमत है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भूपेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जनता संतुष्ट दिखी है और ये कह रही है कि कांग्रेस पर भरोसा है, बघेल सरकार पर भरोसा है और फिर से उन्हीं के नाम पर मोहर लगाते हुए, यानी कि कांग्रेस के नाम पर मोहर लगाते हुए भूपेश बघेल की सरकार बने रहने के संकेत यहाँ छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ से गुड न्यूज कांग्रेस के लिए है। जबकि मध्य प्रदेश, इससे पहले हमने आपको बताया, जहां पर कांटे की टक्कर, कहीं कांग्रेस को बढ़त तो कहीं बीजेपी को बढ़त मिलते हुए दिख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आम लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार रहनी चाहिए और उसी हिसाब से लोगों ने वोट डाले हैं। एग्जिट पोल का ये नतीजा आपके सामने है। भूपेश बघेल इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। में किसी का आंकड़े एकाध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है बात करने के लिए। क्या लगता है, कितने नंबर्स? नंबर तो मैंने कहा इन्होंने अपना रुझान दिखा दिया। एग्जिट पोल का एवरेज कहीं 36 से 48 दिखा रहा है, कहीं 36 से 46 दिखा रहा है। कांग्रेस को कहीं 42-45 से 50 तक दिखा रहा है, 52 तक दिखा रहा है। मगर मेरी मान्यता है कि कांग्रेस 42-40 भी क्रॉस नहीं कर पाने वाली है। कांग्रेस 35 में रुकेगी और भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीटों पे जाके रुकने वाली है। ये 3 तारीख के होने वाली गिनती में स्पष्ट होगा। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 5 से 7 एग्जिट पोल हुए हैं, रुक जाइए, नंबर वही आएंगे जो हमने कहे थे। नंबर तो दिख रहे हैं किस प्रकार गिरावट हुई। 75 से 40 तक भी तो रुझान दिखा रहा है, यानी 40 सीट तक कांग्रेस को लाते हुए इस एग्जिट पोल में 42 सीट तक दिखा रहा है। वो 40-42 भी नहीं, 35 सीट में रुकेगी कांग्रेस। आप लोगों के नंबर्स भी बहुत कम आ रहे हैं, 35 से 36-37 नहीं आ रहे हैं, 48 भी आ रहे हैं, 46 भी आ रहे हैं। ये तो रुझान की ओर दिखा रहा है। चूंकि 15 सीट से हम बढ़ रहे हैं, इसलिए उस रुझान को पूरी तरीके से दर्शाया नहीं गया है। मगर ये रुझान जब वोटों में तब्दील होगा, 3 तारीख को जब गिनती होगी, तो आप देखिए हमारा 52 से 55 सीट आएगा। खबरें मिशन लोटस की भी तैर रही हैं, कितनी सच्चाई है? अब ये तो समय बताएगा कि यदि किसी ने गलती किया है तो उस दिशा में उनको निश्चित रूप से इस सारे मामले को फेस करना पड़ेगा। चर्चाएं चार्टर बुक कराने की भी हुई है। अब वो चार्टर बुक कराने की बात तो लोग कर रहे हैं और जिनको भरोसा नहीं वो ले जा रहे हैं। वो भरोसा नहीं है वो ले जा रहे हैं, और अगर ले जा रहे हैं तो ये डर है। अब ये डर कितना सच है और ये डर कितना सही है, ये तो डॉक्टर रमन सिंह साफ साफ बता रहे हैं कि ये डर यदि है और जिसने गलती की है वो इस डर के साथ ही जी रहा है, उस डर के साथ 3 तक चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर।
एग्जिट पोल बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उधर मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन राजस्थान जिस पर सभी की निगाहें हैं, राजस्थान में क्या इशारा एग्जिट पोल ने किया है? राजस्थान में एग्जिट पोल ने सबको चौंका दिया है। यहाँ पर 3 सर्वे एजेंसियों के मुताबिक राज बदलेगा। यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक रिवाज बदलेगा, यानी कि दो तरफा बातें हो रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि राज बदलेगा, एक तरफ कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेगा, यानी कि एक तरफ इशारा यह है कि कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी, यहाँ रिवाज नहीं बदलेगा, यानी कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ऐसा इस बार नहीं होगा। एक तरफ तो ये इशारा है, जबकि दूसरी तरफ इशारा है कि राज बदलेगा, यानी कि अगर कांग्रेस की सरकार जा रही है तो जाहिर तौर पर यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी कि यहाँ भी मध्य प्रदेश की तरह ही दोनों तरफ की बातें सामने आ रही है। इस पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि जनता बदलाव चाहती है और ये निश्चित तौर पर होकर रहेगा। देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा, लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। हाँ, एग्जिट पोल तक ही सीमित है, ये जो टक्कर है ये एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो लें आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता ऐसे कुछ अधूरे मन से काम नहीं करती। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट पड़ा है तो प्रचंड वोट पड़ा है, आशीर्वाद हुआ है, और वो इस बार भी होने वाला है। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों के एग्जिट पोल आपके सामने हमने रखे। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के भोपाल से वैभव गुप्ता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर से अनंत शर्मा हमारे साथ हैं, और इनके अलावा जयपुर से मोहम्मद रहमतुल्लाह हमारे साथ हैं। मनु शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे राजस्थान से। इनके अलावा तेलंगाना के हैदराबाद से मधु शर्मा हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ मेरे सीनियर सहयोगी अरविंद मोहन सर और आलोक मेहता सर भी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार एग्जिट पोल के दौरान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और एग्जिट पोल किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये हमारे दर्शकों को बताया था। पहले वैभव गुप्ता, आपका मैं रुख कर रही हूं, चूंकि आप लगातार फील्ड में रहे, आपने लोगों से बात की। अब एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भाई कांटे का मुकाबला है, कोई कह रहा है बीजेपी को बढ़त, कोई कह रहा है कांग्रेस को बढ़त। बिल्कुल, जिस तरीके से एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं उसने राजनीतिक दलों में कुछ कांग्रेस की ओर से जो नेता है उनकी परेशानी बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी थोड़ी सी चिंता मुक्त हुई। इसके पहले हमने सट्टा बाजार को भी देखा था, जहां पहले कांग्रेस को बढ़त थी, बाद में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि लाडली बहना ने सभी तरह के कांटों को निकाल दिया, क्योंकि पहले ये टक्कर कांटे की थी। जिस तरह से एग्जिट पोल के भी नतीजे आए हैं, अनुमान आए हैं, तो कुछ ने कांग्रेस को बढ़त बताई है, कुछ ने बीजेपी को बढ़त बताई है। हम बात करें महिला वोट बैंक की, 6% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है मध्य प्रदेश में। तो ये क्या ये महिलाओं ने लाडली बहना को योजना को देकर वोट किया? सवर्णों ने भी इस बार बीजेपी का साथ दिया है। तो बीजेपी इसी आधार पर कह रही है कि इस बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि 2 महीने पहले की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने मध्य प्रदेश में चुनावी कमान संभाली, उसके बाद तस्वीर बदलती हुई हमने देखी। लगातार पीएम मोदी की सभाएं हुई, अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद 160 से ज्यादा सभाएं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी मैदान में नजर आए। तो क्या ये इनकी मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत के चलते बीजेपी ने जो नतीजे 2 महीने पहले थे उसको बदला है? हालांकि अभी तो एग्जिट पोल के अनुमान है और 3 तारीख को ही एग्जैक्ट तरीके से पता चल पाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर जरूर है और थोड़ी सी बीजेपी को बढ़त भी बता रहे हैं। टक्कर है और बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त है। अरविंद मोहन सर, ये जो बड़े चेहरों का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, लगातार ये जो दौरे रहे और एक के बाद एक दौरे में जनता से कहा गया कि बीजेपी की सरकार आपको क्यों चुननी चाहिए, एग्जिट पोल में उसी की बढ़त है क्या, या फिर योजनाएं काम कर गई? एंटी इनकम्बेंसी का असर उतना ज्यादा नहीं है क्या? देखिए, ये कंट्राडिक्टरी बातें हैं, इसको इसी तरह से देखना चाहिए। या तो बड़े चेहरों का असर हुआ है या राज्य सरकार के परफॉर्मेंस का असर हुआ है। और बार बार ये बात आ रही है कि लाडली बहन योजना ने सबसे ज्यादा लाभ किया है बीजेपी को। अगर बीजेपी जीत जाए या बीजेपी बच रही है तो वो लाडली बहन योजना मुख्य रूप से उसके लिए जिम्मेवार है। तो ये कंट्राडिक्शन है, और कंट्राडिक्शन सबसे बड़ा तो मैं कह रहा हूँ कि मुकाबला पार्टियों से हट के अब
सर्वे एजेंसियों के बीच कड़ा मुकाबला हो गया है, बहुत क्लोज है और इतनी कंट्राडिक्टरी चीजें आई हैं कि बहुत उसको सीरियसली लेने की जरूरत अब लगती नहीं है। उसकी वजह ये है कि किसी भी एजेंसी ने कहीं भी कितना सर्वे किया, रैंडम सैंपलिंग की, किस तरह के सैंपल उठाए, सैंपल साइज क्या था, सर्वे का तरीका क्या था। और मान लीजिए कल तो तेलंगाना का चुनाव था, कायदे से अब तो पोस्ट पोल आ जाना चाहिए और पोस्ट पोल थोड़ा और ज़्यादा डिटेल सर्वे होता है, उसमें ज़्यादा डिटेल जानकारियाँ निकाली जाती हैं। एग्जिट पोल तो मतदान केंद्र से निकलते लोगों का है, तो मान लीजिए कि इतना पहले चुनाव छत्तीसगढ़ का हो गया खत्म, मध्य प्रदेश का हो गया, तो उन चुनावों के बारे में एग्जिट पोल अब देना ये अपने आप में एक तरह से बासी चीज है। तो मुझे अभी भी जिस तरह से इन्होंने रिजल्ट दिया है उससे कुछ चीजें साफ हुई हैं जरूर, जैसे पहले जितनी चीजें हम देख सुन रहे थे उससे साफ हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा साफ होता है। जैसे शिवराज जी बोल रहे थे, शिवराज जी का जो आत्मविश्वास है वो मुझे लगता है किसी भी एजेंसी के आंकड़े से ज्यादा आपको कन्विंस करता है कि मध्य प्रदेश में कुछ और चीजें दिख रही थी जो लोग मान रहे थे कि वहाँ बीजेपी जा रही है। तो शिवराज जी का चेहरा ये बताता है, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोज होके चुनाव लड़ा है और ज्यादा से ज्यादा चीजें देखी हैं वोटिंग हालांकि तक। कई बार ऐसा देखते हैं कि एग्जिट पोल में कुछ और सामने आता है, कई बार तो जश्न तक मना लेती है पार्टी, लेकिन फिर जब नतीजे सामने आते हैं तो फिर तस्वीर बदल जाती है। मैं अनंत का रुख कर लेती हूँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर से हमारे साथ हैं अनंत। भूपेश बघेल सरकार के काम की बात जब जनता के बीच में कही जाती है तो फिर बड़ी वाहवाही होती है, ये आमतौर पर रिपोर्ट्स में हमने देखा है, आप भी जब लोगों के बीच जाते हैं तो देखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी पीछे हट गई या हार मान ली, बीजेपी ने भी पूरी तरीके से यहाँ प्रचार भी किया है, बड़े चेहरों को इस्तेमाल भी किया है। एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन ये बढ़त इतनी बड़ी भी नहीं है कि एकदम क्लियर मैंडेट माना जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल साफ है ये कि कल जब एग्जिट पोल के जितने नतीजे आए, जितने जो रुझान सामने निकल कर आए, आंकड़े निकल कर सामने आए, उसमें कांग्रेस की बढ़त होती नजर आ रही है। और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया और दोनों ने अपने सरकार बनाने के जो है दावे किए। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 57 के आंकड़े जो हैं एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो 75 पार होते नजर आएंगे। कुछ ही दिन और है, सभी पोल जो है वो एक हो जाएंगे। और उनके अलावा अगर भाजपा के इसकी बात की जाए, भाजपा में डॉक्टर रमन सिंह की बात की जाए तो वो कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से 15 साल की सरकार हमने चलाई है उसी तरह इस बार फिर बदलाव होगा और ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकेंगे। और ये जो आंकड़े अभी निकल कर सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं वो वोटों में तब्दील होंगे जब 3 दिसंबर को ईवीएम मशीन खुलेगी। ये तो हुई पूरे दावों की बात, लेकिन अगर बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में जब नतीजे सामने आए थे तो 68 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो 15 सीटों पर सिमट चुकी थी। इसीलिए इस बार के चुनाव में, 2023 के चुनाव में, तमाम जो केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी ताकत जो है वो झोंक दी थी और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है छत्तीसगढ़ की कमान अपने हाथ में ले ली थी। देखने वाली बात सबसे यह होगी कि जब 3 दिसंबर को मतदान की पेटी जो है जो गणना होगी और उसके बाद जो नतीजे सामने आएंगे वो छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं और कांग्रेस पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनती है 2018 में, उसके बाद एक छत्तीसगढ़ मॉडल पेश होता है और इस छत्तीसगढ़ मॉडल की जब भी बात होती है पूरे देश में तो किसानों की बात होती है, वहीं नरवा गुरवा बाड़ी की बात होती है, योजनाओं की बात होती है और वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात होती है, समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात होती है। तो इन सभी चीजों को अगर समझा जाए तो इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो कार्यकाल थे, 15 साल के कार्यकाल थे, उन कामकाज को लेकर जो है जनता के बीच वो पहुंचे थे। और लेकिन वहीं जितने इनके केंद्रीय नेता जो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे थे वो केंद्रीय योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे थे। तो देखने वाली बात यही होगी कि जनता किसका साथ देती है और ये जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं वो किस तरीके 3 दिसंबर पर निगाहें सभी की हैं। आलोक मेहता सर, यहाँ पर जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है छत्तीसगढ़ की तरफ, उन्हें 2 तरीके से देखने का दिल करता है। एक तो ये कि भाई बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एक दूसरा चश्मा अगर लगाएं तो ये भी नजर आता है कि भाई बीजेपी पिछली बार से काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? रचना जी, जैसा आपने शुरू में कहा
इस समय 2 दिन तो सब अपना अपना जश्न मना सकते हैं, अपना दावा कर सकते हैं। और मैं 1 मिनट आपका लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी जो परंपरा है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो वेस्टर्न कंट्रीज में थी वो भारत में आई। प्रणव राय के समय शुरू हुआ था बहुत पहले, और इसलिए, लेकिन उस समय क्या था, उन देशों में तो आज भी वही है कि एक इकोनॉमिक लेवल सबका लगभग एक जैसा होता है, मुद्दे एक जैसे लगभग होते हैं, दोनों पार्टियों के भी उस तरह का होता है। लेकिन यहाँ पर भारत जैसे देश में, और शुरू में जिस समय उन्होंने शुरू किया था तब कुछ हद तक उनका सही भी निकला था, जिस समय पहला उन्होंने किया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कभी कहूंगा, लेकिन हाँ, बाद में धीरे धीरे जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी आई और उन्होंने भी ये काम शुरू किया, तो भारत में जब जीवन स्तर बदला है, लोगों की स्थितियां बदली है, सामाजिक और आर्थिक दोनों, खास करके 10-15 वर्षों में, बल्कि उससे पहले भी शुरू हुआ, गलतियां भी आने शुरू हुई, तो ये पोल इसलिए सही नहीं निकलता। रचना जी, मेरे परिवार में जो 4 सदस्य 5 यदि हैं, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, उनमें 3 की राय अलग हो सकती है, और यदि वो पढ़े लिखे हैं तो मैं उनको फोर्स नहीं करता कि भाई बेटी हमारी, तुम्हें उसी को वोट देना है। बहस भी होती है, घर में भी होती है, और बिल्कुल जिनको उनके कई नियमों से, कई सुविधाओं का लाभ भी हो, लेकिन वो कहेगी नहीं, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। ये भारत में गांव गांव आदिवासी तक पहुंच गया है ये जागरूकता। इसलिए मैं सारे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल में निकल जाए तो तुर्रा है। शनि का प्रभाव था कि गुरु का प्रभाव था, ज्योतिष भी यही करते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि 1% हमारा आधा ऐसा हो गया, आधा वैसा हो गया। कल भी आपने देखा होगा कुछ चैनल के तो बाकायदा लीक भी हो गया कि अरे भाई सही निकलेगा नहीं, हमने कोशिश की है। क्योंकि सैंपल सर्वे जो अरविंद जी ने भी कहा, तो इसलिए निष्कर्ष अभी नहीं बता रहा हूं। मेरा ये कहना है कि हाँ ठीक है, आप एक इलाके का लिया, आपके पास क्या 50,000 लोगों से थोड़ी पूछा उन्होंने, इसलिए सही नहीं निकलने की संभावना रहती है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक एक मूड जो महिलाओं का है, मैं एक निष्कर्ष ये कहूंगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, और मिजोरम तक में भी महिलाओं की जो भूमिका है, क्योंकि आलोक सर ऐसा भी है ना कि बड़े खर्चे, उनका खर्च तो घर के पुरुष दे देते हैं, लेकिन फाइनली जो घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, जो पैसों का बजट मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है, वो गृहिणियों को होता है। इसीलिए वो भी अपनी चॉइस के हिसाब से अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट देते हुए नजर आई। और ये एमपी में जैसे कि आंकड़े बता भी नहीं कि 6% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त रहमतुल्लाह हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, और चूंकि राजस्थान के जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने ला रहे हैं। यहां पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, लेकिन बिल्कुल नेक टू नेक फाइट यहां पर नजर आ रही है। रहमतुल्लाह, एग्जिट पोल सबके सामने आ चुके हैं, लोगों में किस तरह की चर्चा है, और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक पार्टियों की क्या कुछ रिएक्शन है? राजनेताओं को नींद आई क्या कल एग्जिट पोल के बाद? देखिए, राजस्थान में आज बहुत सर्दी तेज है, लेकिन जो सियासी पारा है वो बहुत गर्म है। सभी नेताओं के दिल की धड़कन है वो तेज बढ़ रही है। एग्जिट पोल आए हैं और 3 दिसंबर का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नेताओं की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के नेता अपने अपने जो दावे कर रहे हैं, अपने में कांटेक्ट कर अपने में जीत बताए हैं। हालांकि राजस्थान में पूरी तरह से दोनों ही पार्टियों का आपस में नेट टू नेट फाइट है, पूरी तरह से कांटेक्ट टक्कर है। अशोक गहलोत ने जो कल दिल्ली में बयान दिया, तब उन्होंने एक कहा था एग्जिट पोल आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल पर मैं भरोसा नहीं करता हूं। जब पिछली बार कर्नाटक में सरकार बनी थी और कर्नाटक में जहां अशोक गहलोत को पूछा था, तो मैं कर्नाटक में चाहे किसी की भी सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन मैं एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करता। हालांकि तब एग्जिट पोल भी फेवर में आई थी। और अन्य नेताओं की बात करें, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल इंडिया न्यूज से बातचीत की, तब उन्होंने यही कहा कि हमारा एग्जिट पोल हमारे फेवर में है। तो यानी एग्जिट पोल दोनों तरफ से फेवर में है। कुछ एग्जिट पोल ने कांग्रेस को बढ़त बताई है, कुछ पोल ने बीजेपी को बढ़त बताई, लेकिन कांग्रेस में दोनों ही पार्टियों में यहाँ राजस्थान में बिल्कुल कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। 3 दिसंबर को तस्वीर सामने आएगी कि कौन सी पार्टी जो बढ़त हासिल कर पाती है। इस बार राजस्थान में जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा रहा है। पिछली बार 74 पॉइंट समथिंग था, इस बार 75 से पहुंच गया है। और महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़कर के जो वोटिंग में हिस्सा लिया। महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर भी वही बात निकलकर सामने आ रही है जो एमपी में सामने आ रही है। वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट किया है। जब महिलाएं वोट देती हैं तो उसमें महंगाई भी ध्यान में रखती हैं, उसमें खर्च भी ध्यान में रखती हैं, उसमें ये भी देखती हैं घर के मेंबर्स को नौकरी कितनी मिली है, योजनाओं का लाभ कितना मिला है, और निर्णायक स्थिति में कई बार महिलाएं भी दिखाई पड़ती हैं।
आलोक सर, अरविंद सर, आप रहिएगा हमारे साथ ही साथ जो इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ वैभव गुप्ता थे, हमारे साथ रहमतुल्ला थे, हमारे साथ अनंत थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे फिर से आपका रुख करेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि 3 हिंदी बेल्ट के राज्यों की हम बात कर चुके हैं, तेलंगाना और मिजोरम की तरफ इशारा कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी सामने आ रही है, उन पर भी बात होगी। 5 राज्यों में वोटिंग खत्म हुई और उसके बाद एग्जिट पोल्स हम सब के सामने हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए बढ़त के 2 राज्य बताए जा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की चर्चा है, जबकि कांग्रेस के लिए खुशखबरी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से सामने आ रही है। हालांकि क्लियर इसे बिल्कुल मत समझिएगा क्योंकि एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान भर होता है, सिर्फ लोगों के बीच पहुंचकर जो सर्वे होता है वो आपके सामने रखा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जिट पोल देखने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जश्न मनाने लगती हैं, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो कई बार बिल्कुल तस्वीर पलट कर रख दी जाती है। यानी कि जो नतीजे होते हैं वो एग्जिट पोल से एकदम विपरीत भी होते हैं। पिछले कुछ साल में ये ट्रेंड हमने अलग अलग राज्यों में देखा है। अब 5 राज्यों की बात हो रही है। हिंदी बेल्ट के राज्यों पर देश भर की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि यहां से एक विचारधारा, एक सीढ़ी बना दी जाती है कि 2024 लोकसभा चुनाव तक उस सीढ़ी पर चढ़कर कौन से राजनेता कहां तक पहुंचेंगे और अब कौन सी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। 3 हिंदी बेल्ट के राज्यों की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, छत्तीसगढ़ में 2 मुख्य पार्टियां जो कि बीजेपी और कांग्रेस ही हैं, जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे, ये जो आंकड़ों की बात करेंगे, वो डिफरेंस दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा आपको किसी भी राज्य में नहीं दिखेगा। यानी कि पल भर में कोई बढ़त पा जाएगा तो पल भर में कोई दूसरी पार्टी उसे नीचे करके बढ़त पा सकती है। इन्हीं आंकड़ों पर हम बात करेंगे क्योंकि सर्वे अलग अलग एजेंसियों के जरिए हुआ है, अलग अलग चैनल्स के जरिए हुआ है और ये जब एग्जिट पोल सामने आए हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और इससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत से राजनेता, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी हैं जो रात भर सोई नहीं होंगी इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखने के बाद। आलोक सर हमारे साथ हैं, अरविंद सर हमारे साथ हैं, चूंकि आप दोनों को ही दशकों का अनुभव है और आपने बहुत से इलेक्शंस अपने सामने देखे हैं, इसीलिए आप 2 खास मेहमान हमारे साथ अब पूरे आधे घंटे बने रहेंगे। आलोक सर, जिस तरह की सुगबुगाहट इन आंकड़ों को देखकर हो रही है, उनमें सच्चाई या फिर ये कहिए कि उनमें एग्जैक्ट नतीजों की तरफ जाते हुए कौन से आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं? हम जो सर्वे सामने रख रहे हैं उसमें राजस्थान और एमपी में कांटे की टक्कर, लेकिन दोनों ही जगह बीजेपी को बढ़त है। लेकिन 2 राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के हैं जहां से कांग्रेस के लिए खुशखबरी आती हुई नजर आ रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जो सत्ता में है, चाहे शिवराज सिंह है या अशोक गहलोत है, और शिवराज सिंह तो 18-20 साल से रहे हैं, इसलिए उनके प्रति कुछ लोगों की जो नाराजगी रही या उनसे भी ज्यादा नीचे विधायक, मंत्री जिन्होंने काम नहीं किया, इसलिए मैं अभी भी ये कहूंगा कि हाँ, कांटे की टक्कर जैसा माना जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में खास करके जो ट्राइबल एरिया है, आदिवासी इलाके का, वहां पर बदलाव वापस बीजेपी अपनी तरफ ला सकी है, ऐसा लगाई देता है। अभी भी मैंने कहा कि निष्कर्ष में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है, कभी उस इलाके में जाने का भी अनुभव हुआ है, आदिवासियों की जो अपेक्षा है वो कांग्रेस से पहले भी बहुत अधिक थी। जब राज्य बना अजीत जोगी से लेकर के, और इसीलिए बाद में जब रमन सिंह 15 साल राज किए, तो फिर से मौका मिलने के बाद भी जो निराशा है, इसलिए ये सही है कि वो सत्ता में हो सकता है फिर से कांग्रेस आए, जैसा कुछ सर्वे बता रहे हैं। लेकिन आदिवासी इलाकों से, इसलिए जहां 15 सीटें थी, यदि वहां 45 हो जाती है या 40 भी हो जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और उसका लोकसभा में भी असर पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, अभी जो आप चर्चा कर रही महिलाओं में, आप महिला उनको गृहिणियों को मत मानिए। महिलाओं में वो भी हैं जो 18 साल की बच्चियां, लड़कियां जो हैं, उनको किसको साइकिल मिली, उसको पढ़ने की क्या सुविधा मिली, उसकी अपेक्षा जो मुख्यमंत्री या सरकारों ने जो वायदे किए हैं या राहुल गांधी ने जो वायदे किए हैं, उसका भी एक असर है। और इसलिए जो बीच में जब ओपिनियन पोल या हमारे संवाददाता, हमारे चैनल के या दूसरे लोग मीडिया के भी जो जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन युवाओं का और नए वोटर्स का भी बहुत अधिक योगदान इसमें आएगा, जो किसी भी सर्वे में निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि उन सब का मौन है कि वो हम अपनी मर्जी की चलेंगे। या महिलाओं के समूह को जो फायदा हुआ है, जितने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन इलाकों में गए, मंडला से कहिए या बस्तर के इलाकों में, उन महिलाओं को जो फायदा हुआ है वो एक क्रांति जैसा है। वो 5 साल में, हमें आपको नहीं लगता, लेकिन हो सकता है जो हमारे लिए 5,000 रुपया आपको लगता है कि ठीक है, अरे 2 दिन में खर्च हो जाएंगे, उनके लिए 5,000 रुपया पूरा महीना खर्च चलाने के लिए काफी होता है।
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े जिस पर आपने सवाल किया, मैं यही कहूंगा कि हाँ, निश्चित रूप से दावे हैं। और इसमें भी एक लाइन और कहूंगा, वोट प्रबंधन। जो पार्टियां वोट प्रबंधन, दिग्विजय सिंह जिस तरह दावा कर रहे हैं, तो वो है जमीनी नेता कुछ हद तक रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो जमीन से कट गए और डिपेंड किन पर कर रहे हैं? जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज वाले लोग हैं। इसलिए उनको भी कितना निष्कर्ष सही निकला होगा। लेकिन शिवराज सिंह भी यूथ से आए हैं, या बघेल भी, या उनके दूसरे रमन सिंह जी, उनके साथ के जो लोग हैं बीजेपी के, आरएसएस के लोग, एक इसको वोट प्रबंधन जरूर मानिए। पिछले कुछ वर्षों में किस बूथ पर क्या होगा, जो बीजेपी ने शुरू किया, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी हर बूथ पे यदि कोई शिकायत है, जिस समय सत्ता नहीं है, चुनाव नहीं है, तब भी वो ध्यान रखते थे क्या करना है। अभी भी लोगों के पास लिस्ट है कि लोकसभा चुनाव में हमें किस बूथ पर अभी से काम करना शुरू करना है, कब कहां जाकर के बैठना है। यदि इतना सिस्टमेटिक वोट प्रबंधन होगा, और कांग्रेस ने पिछली बार 12 सीटों पर, मेरा जो पूरी जानकारी है, 12-15 सीटों पर 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में 1,000, 2,000 का जो उनके लोगों ने ही दावा किया, मैं उसको कहना जरा, नाम तो किसी का नहीं बताऊंगा, लेकिन कैसे जिलाधिकारियों के थ्रू उस 1,000 को मैनेज कर लिया या 500 को मैनेज कर लिया, उससे कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। इसलिए उनको आज भी भरोसा है, वो कानून भी जानते हैं, वो अधिकारियों को भी जानते हैं, क्योंकि एक प्रतिबद्ध लॉयल्टी, कमिटेड लॉयल्टी कांग्रेस की भी अधिकारियों पे रही है, या किसी की नाराजगी वर्तमान सरकार से रही या पुरानी सरकार से रही। ये भी एक, ये जो आंकड़े आपको दिखाई देगा एग्जिट पोल के बाद, वो भी निर्भर करता है कि कौन कहीं मैनेज करने की क्षमता यदि है। एक तो वोट डलवाने की, 3 बजे बाद जो वोट डले हैं बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। लेकिन यदि कोई अधिकारी बहुत ही नाराज है वर्तमान सरकार से इन तीनों राज्यों में, वो कुछ अधिकारी उनके झुकाव के हिसाब से 1,500 का अंतर करने की क्षमता रखता था, इसीलिए उन्होंने विजय दिला दी, सरकार बनाई। और बाद में चूंकि लोग खुद ऐसे लोग जीत के आए थे जो बाल्टी छोड़ करके चले गए। अच्छा, हिंदी बेल्ट के राज्यों की हमने बात कर ली, लेकिन बात जब तेलंगाना और मिजोरम को लेकर आती है, अरविंद सर, मेरा सवाल आपसे होगा। मिजोरम को अच्छा मान लेते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ बढ़त मिलती हुई दिखती है, वहाँ बीजेपी कांग्रेस का उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर हिंदी बेल्ट के राज्यों को छोड़कर तेलंगाना की मैं बात करूँ, तेलंगाना जहां हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, वहां बीजेपी का प्रभाव उतना क्यों नहीं दिख रहा? और क्या इसे एक पैटर्न माना जाए कि जो हिंदी बेल्ट के राज्य होते हैं वहां बीजेपी या उनके बड़े नेताओं के भाषण का प्रभाव दिखता है, लेकिन अगर हिंदी बेल्ट के राज्य नहीं हो तो वहां उतना ज्यादा प्रभाव दिखता नहीं है? क्या ये एक मेन वजह है या कोई दूसरी वजह आपको समझ में आती है? नहीं, मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी पॉलिसी में नहीं रही है। आंध्रा में बीजेपी बहुत बढ़िया पोजीशन में थी एक दौर में, बल्कि अध्यक्ष वहां से आए और 2 अध्यक्ष आए। तो लेकिन वहां हुआ ये कि छोटे फायदे के लिए टीडीपी से अलायंस किया गया, और उसकी वजह से जो कोर वोटर था वो खिसका। जो टीडीपी सरकार के काम अच्छे बुरे हैं, उनकी नाराजगी बीजेपी को भी भुगतनी पड़ी, तो इसलिए आंध्रा में उनका बेस खत्म हो गया। तेलंगाना बनने के बाद से जिस किस्म की पॉलिटिक्स हुई, और पिछली बार यही गलती कांग्रेस ने की थी तेलंगाना में, कि वो टीडीपी के साथ गई थी, जिसको ये माना जाता है कि वो तेलंगाना विरोधी पार्टी है, वो तेलंगाना होना नहीं देना चाहती थी। कांग्रेस ने राज्य बांटा था और सोनिया गांधी के मुहर लगना उसमें बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये कंट्राडिक्टरी चीजें उन्होंने हासिल करने की कोशिश की छोटे फायदे के लिए, तो बुरी तरह हारे नहीं, बुरी तरह हारे। उसके बाद बीजेपी का चांस वहां बहुत साफ दिख रहा था। बीजेपी ने बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत की, लोकसभा में चुनाव में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, हैदराबाद चुनाव में उनको बहुत अच्छा, पार्टी ने बहुत एग्रेसिव ढंग से शुरुआत की। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि छोटे फायदे के लिए बीजेपी ने अध्यक्ष बदल दिया, छोटे फायदे के लिए बीजेपी क्लोज होते दिखाई दी तेलंगाना टीआरएस से, क्योंकि दिल्ली में शराब और तेलंगाना में शराब के व्यापारी एक ही थे, और दिल्ली वालों को घेरना था तो उनको उसका लाभ लेना पड़ा। इस वजह में बल्कि सिर्फ बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, ये जो टीडीपी की हालत बहुत खराब दिखाई दे रही है, वो उसमें ये भी हुआ कि उसका मुस्लिम वोटर, जबकि 2 साल शासन करने में दंगे फसाद नहीं हुए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया रहा है।
इसके बावजूद मुसलमानों के मन में ये संशय गया कि हर क्रूशियल पॉइंट पे ये बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो ये चीजें शिफ्ट होती दिखाई दे रही हैं। अपनी पॉलिसी पे टिके रहना, आज कांग्रेस ने बहुत कुछ किया नहीं है। कांग्रेस में एक आदमी आने से और एग्रेसिव उसने पोस्टर लिया और फिर एक छोटी यात्रा, मान लीजिए मैं मानता हूं कि राहुल की यात्रा हुई महत्वपूर्ण, फिर कर्नाटक जीता ही नहीं, कर्नाटक के लोगों ने तेलंगाना में बहुत मेहनत किया है, पूरे वो मुख्य जिम्मा कर्नाटक के लोगों ने संभाला, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन सब ने, और उन वायदों का असर। तो बहुत एग्रेसिव ढंग से कांग्रेस ने काम किया, बहुत छोटे पीरियड में वो उभर के आ गई है। मुख्य विपक्ष तो चुनाव में सब कोई बोल रहे थे कि कांग्रेस ही है। अब अगर सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जीतने की ओर जा रही है, तो इसमें भी हैरानी की बात नहीं है। अच्छा, एक बात और अरविंद सर, अपनी बात में ही आप ऐड कर दें। अच्छा, साल भर या फिर पिछले 5 साल भी पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी नेता काम करते हैं, लेकिन जब चुनावी दौर होता है तो बड़े चेहरों को सामने रख दिया जाता है कि जाइए भाई चुनाव प्रचार कीजिए। ऐसे में जो आम जनता है उसके लिए क्या कंफ्यूजन नहीं होता होगा कि हम कौन सी पार्टी या कौन से नेता पर भरोसा करें, या फिर ये जो प्रचार होता है यही मेन प्रभाव डालता है? देखिए, पिछले काफी समय से, मैं कहूँगा पिछले 2 दशक से तो बहुत ही ज्यादा, और इधर 1 दशक से और उससे भी ज्यादा, पार्टियों का कैंपेन, और कैंपेन ही नहीं, टिकट देने से लेके चुनाव तक ये सारा कामकाज आजकल प्रोफेशनल एजेंसियां करने लगी। प्रोफेशनल एजेंसियों को से काम कराने में सुविधा ये रहती है कि आप किसी किस्म का कमिटमेंट उनसे नहीं होता, सिर्फ पैसे का कमिटमेंट होता है कि आपको ये बिल देना है, और वो बिल आपने दे दिया तो वो बहुत इंडिपेंडेंट ढंग से चीजें सर्वे करते हैं, सब चीजों का नतीजा लेके आते हैं और आपको बताते हैं और अच्छी राय देते हैं, और कई बार आप उससे जीतते हैं। लेकिन उसमें कनेक्शन कटता है जनता से। वो प्रोफेशनल एजेंसियां वो काम नहीं कर सकती जो पार्टी का कार्यकर्ता और लीडर करता है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं लीडर के साथ अगर आपका जुड़ाव है, केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य के नेतृत्व का, तो उसमें ये मुश्किल लगी रहेगी कि कल को वो पैरवी करेगा कि फलां को टिकट वहां से दे दीजिए, और नहीं टिकट हुआ तो वो नाराज होगा। तो अब एक अपनापन एक किस्म का बना रहता है। ये कटा है, ये कम हुआ है, और प्रोफेशनल एजेंसियों का जोर बहुत बढ़ा है हर राज्य में। बल्कि राजस्थान में तो ये हुआ कि कांग्रेस की जो एजेंसी थी उसने आंकड़े लीक कर दिए, या उसके आंकड़े लीक हुए, उसकी सफाई बाकायदा उसने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, और वहां के लिए वो बहुत चर्चा का मसला। हर पार्टी ने प्रोफेशनल एजेंसियों को हायर किया है, और अपने लोगों की इज्जत वहां कम हुई है, उनकी पूछ कम हुई है। तो क्षेत्रीय नेताओं की, उससे भी ज्यादा स्थानीय नेताओं की, उनका फीडबैक मिलना, उनकी सलाह पे काम करना, ये कम हुआ है। तो इसलिए आप मतदाता की बात कर रही हैं ना, मतदाता उस श्रेणी में 1 डिग्री और नीचे है। तो मतदाता तो ठगा महसूस करता ही है कि भाई हमको तो लाडली बहन योजना बहुत अच्छी लग रही है, और वहां पता लगा कि शिवराज को चौथे लिस्ट में उनका नाम आ रहा है। तो जो महिला, मान लीजिए मध्य प्रदेश में वोटिंग महिलाओं की बहुत अच्छी हुई है, हो सकता है कि राजस्थान में भी अच्छी हुई है। राजस्थान में भी पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उसमें वोट डाला है। नहीं, मध्य प्रदेश में 4-6% ऊपर, 6% ऊपर की बात आ रही है। कंपैरेटिवली मध्य प्रदेश में ज्यादा हुई है। हाँ, तो 6% महिला वोटिंग का मतलब बहुत ही ज्यादा है। मंडल के बाद ये बहुत, यानी आप इशारा कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना, और जिस तरीके से इमोशनल होकर शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के बीच में कहा था कि भाई मेरे जैसा भैया नहीं मिलेगा, अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर मुझे याद रखोगे, तो इस तरह की कुछ इमोशनल अपील वो भी असर कर गई होगी। ऐसा हो सकता है अगर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया है, और जो ऐलान शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग वक्त पर किए महिलाओं को लेकर, उसका भी प्रभाव दिखा। आलोक सर, जो आंकड़े हमारे सामने अभी हैं, हालांकि जिस तरफ हमने इशारा किया कि भाई क्लियर मैंडेट मिल जाता हुआ दिखता है एग्जिट पोल में, जश्न मनने लगते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लग जाते हैं, मुबारकबाद दी जाने लगती है, और फिर रिजल्ट वाले दिन सब कुछ उलट जाता है। इस बार ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा क्लियर मैंडेट दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है, इसमें जश्न मनाने जैसा कुछ दिखता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही तेलंगाना और मिजोरम में भी दिखाई दे रहा है, यानी कि जश्न मनाने जैसी तस्वीर तो है नहीं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं अभी जो सामने आए हैं एग्जिट पोल में, इतना, इसमें कितना क्या कुछ चेंजेस हो जाएगा रिजल्ट वाले दिन, आपका अनुमान क्या कह रहा है? जैसे एक एक राज्य करके बता दें आप कि यहाँ इसकी सरकार हो जाएगी, यहाँ इसकी सरकार हो जाएगी। आपका भी अपना अनुभव है, आप भी सभी पॉलिटिकल पार्टी को सुनते हैं, सर्वे देख रहे हैं।
देखिए रचना जी, अभी भी आप ये कहें कि मैं भविष्यवाणी सच कर दूं, नहीं, मैंने अनुमान कहा है, अनुमान हाँ, मैं कह सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। क्योंकि मेरा यही कहना है कि एक बात और मैं जोड़ूंगा कि जो अभी रविंद्र जी भी कह रहे थे कि हम जश्न मनाने का, हाँ चूंकि आपने जिक्र किया जश्न मनाने का, ये आप देखिएगा 3 तारीख को हो सकता है कि 10 बजे 11 बजे बाद फिर तो 10 बजे लड्डू बढ़ जाए। हाँ, बल्कि मुझे जो जानकारी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोगों ने कौन अधिकारी सचिव किस पद पर होगा, कौन कलेक्टर कहाँ होगा, ये लिस्ट बना ली। अब आप बताइए, मतलब इतना क्रांतिकारी, जबकि वहां चीफ सेक्रेटरी भी अभी 30 तारीख को ही रिटायर होके टेम्परेरी मतलब जो कहते हैं स्थायी रूप से किसी को बाहर दिया गया है। तो लेकिन इतना उत्साह, इतना आत्मविश्वास भी है कांग्रेस को। कमलनाथ जी दुबई जाकर के बैठ गए कि ठीक है हम तो जीत गए, खत्म हुआ चुनाव के बाद। तो पता नहीं आज आ रहे हैं या कल आ रहे हैं, लेकिन वो चले गए। प्रधानमंत्री गए, वो तो अपना सरकारी उनका कार्यक्रम G20 का पहले से था, उससे तुलना मैं नहीं करूंगा। पार्टी के जिसको अभी हम मैनेजमेंट कर रहे थे कि भाई कौन विधायक यदि कहीं जाएगा, जहां कहीं फीडबैक लेना है, तो एक तरफ जो आपने कहा ना उत्साह नहीं, इस तरह का उत्साह है। बीजेपी में मुझे लगता है कि वैसा नहीं है। इस बार लड्डू नहीं बढ़े, एक बार लड्डू बढ़ गए थे, आपको याद होगा। उस चुनाव का मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि वो और बाद में जीत नहीं पाए। तो इसलिए अब वो संभल के लड्डू तैयार करते होंगे, नंबर 1। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस ढंग से उतनी आशा जो समझ रही है, मुझे उसमें डाउट लगता है। और मुझे लगता है कि बीजेपी यदि 5-7 कम होंगे तो जो इधर उधर के ढुलमुल लोग हैं, मैं फिर से कहूंगा चाहे कितना ही दरबदल कानून आ गया है, चुनाव में भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ है हर पार्टी में, मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कहूंगा। एक चुनाव में जिसने 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ खर्च कर दिया हो, वो बाद में भी इधर से उधर 25 का 50 में जा सकता है कि नहीं जा सकता। कांग्रेस के पास भी कोई कमी नहीं है। कमलनाथ जी खुद हवाई कंपनियां हैं, हवाई जहाज जिनके अपने हैं। यानी आलोक सर, आप ये इशारा कर रहे हैं पिछले कुछ महीने में जो हम बार बार ये सुन रहे थे कि भाई बीजेपी के लिए उतनी आसान नहीं होने वाली है चीजें, या एग्जिट पोल में चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। बिल्कुल, इसीलिए मेरा कहना है मध्य प्रदेश में संभावना बीजेपी के। राजस्थान में बीजेपी को लग रहा था कि बिल्कुल हम विक्ट्री ऐसे भयानक हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि वैसा भी उनका अति आत्मविश्वास भी उतना नहीं। लेकिन हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत जिनको या राज्यवर्धन राठौड़, जिन जैसे नेताओं को यदि संकेत भी दिया गया कि आपको कमान मिल सकती है, ऐसे लोगों को संकेत दिए गए हैं। और इसलिए उन्होंने पूरी जो जान लगाई, वसुंधरा राजे को भी बाद में जो जोड़ा गया आरएसएस के भी सहयोग से, और वसुंधरा राजे ने भी अपने, क्योंकि उनको लगा मैं तो जो कुछ हो चुका, इतनी बार मुख्यमंत्री रह ली, केंद्रीय मंत्री रह ली, उनके लोगों ने उनके हाथ पैर उनके साथ कहा। और उनके साथ में जो दूसरे उम्मीदवार हैं, मतलब प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने भी समझाया कि आपके अपने उम्मीदवार भी नुकसान होगा, और आपकी फाइलें यदि फिर से खुल गई, कोई और सत्ता में आ गया, गहलोत भी नहीं आए, कांग्रेस के आ गए, तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए वसुंधरा भी पूरी तरह कैंपेन में पूरी जान से लग गई कि बीजेपी रहेगी तो मेरा भी अस्तित्व रहेगा, वरना वो भी कभी मैंने जेल जाना तो मैं नहीं कहूंगा, दो राज्यों को लेकर इससे पहले भी हम चर्चा करते रहे, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर ये कहा गया कि भाई लोकसभा सांसदों को आप विधानसभा चुनाव में उतार रहे हैं, या फिर केंद्र के स्तर के मंत्रियों को आप अगर वहां पूरी ताकत लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? और ये क्या बीजेपी को डर है, लेकिन उसका रिजल्ट तो आता हुआ एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बीजेपी ने जो मेहनत की थी, जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसका अब असर भी दिखता हुआ एग्जिट पोल में इन आंकड़ों के तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि फिर वही कहेंगे, ये सिर्फ एग्जिट पोल है, ये सिर्फ अनुमान है, ये सिर्फ सर्वे है जो हमने दर्शकों के सामने रखा। 3 दिसंबर का इंतजार मुझे लगता है हमसे ज्यादा तो आप लोगों को होगा, क्योंकि आप दर्शकों का अनुभव रखते हैं और आपको लग रहा होगा कि भाई कौन सी सरकार कहां बनने वाली है। आपके अनुमान कितने सटीक और कितने थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आलोक सर, अरविंद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, कहीं बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, तो कहीं कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है, तो कहीं से थोड़ी निराशा हाथ लग रही है। लेकिन इन्हें नतीजे मत समझिएगा, ये सिर्फ सर्वे हैं, ये सिर्फ अनुमान है जो आपके सामने रख दिया गया है। 3 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे यही चैनल इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा, बने रहिएगा।